विधानसभा चुनाव के साथ उपचुनाव के लिए चुनावी प्रचार भी थम गया है। बता दें कि आखिरी दिन दिग्गजों ने अपनी ताकत झोंक दी। यूपी की 9 और उत्तराखंड की एक सीट पर 20 नवंबर को वोटिंग होनी है और उससे पहले खूब जोर शोर के साथ में चुनाव प्रचार किया गया। चाहे बीजेपी हो, बीएसपी हो या फिर समाजवादी पार्टी ही क्यों ना हो, सभी ने जमकर प्रचार किया है। लेकिन इसी बीच बता दें कि अब ये जो चुनाव प्रचार चल रहा था वो थम चुका है। अब इंतजार है वोटिंग का, जो कि 20 तारीख को होगी और 23 को रिजल्ट घोषित कर दिए जाएंगे। तो आखिरी दिन दिग्गजों ने अपनी ताकत झोंक दी। यूपी की 9 और उत्तराखंड की एक सीट पर 20 नवंबर को वोटिंग होनी है। उससे पहले प्रचार प्रसार जोरों शोरों से चल रहा था, लेकिन अब जाकर ये प्रचार थम चुका है और अब सीधा 20 नवंबर को वोटिंग होगी और 23 नवंबर को परिणाम घोषित हो जाएंगे और ये साफ हो जाएगा कि आखिर किसकी मेहनत रंग लाई है और इस बार किस पार्टी ने बाजी मारी है। हालांकि आपको बता दें कि यूपी की 9 और उत्तराखंड की एक सीट जिस पर चुनाव होना है। हालांकि देश में और भी राज्यों जहां पर विधानसभा चुनाव, जैसे कि झारखंड और मुंबई, यहाँ पर महाराष्ट्र की हम बात करें तो यहाँ भी चुनाव है, लेकिन यूपी में उपचुनाव है और उत्तराखंड में भी उपचुनाव है। यूपी की 9 सीटें हैं जिन पर चुनाव होना है और वहीं उत्तराखंड की एक सीट है केदारनाथ जिस पर चुनाव होना है। 20 तारीख को वोटिंग होगी, मतदान होंगे, उसके बाद 23 तारीख को रिजल्ट की घोषणा हो जाएगी। तो आज आखिरी दिन तमाम दिग्गज प्रचार प्रसार करते हुए दिखाई दिए। सभी ने अपील की है मतदाताओं से कि उन्हें वोट करें। तो बता दें आपको कि सभी की नजरें इन सीटों पर रहने वाली हैं। उत्तर प्रदेश के ये उपचुनाव एक तरीके से सेमीफाइनल माने जा रहे हैं विधानसभा चुनावों से पहले और ऐसे में बीजेपी के ऊपर भी ये जिम्मेदारी की अपनी साख बरकरार रखनी है, समाजवादी पार्टी के ऊपर भी जिम्मेदारी की अपनी साख बरकरार रखनी है। जिस हिसाब से लोकसभा चुनावों में हमने देखा है कि परिणाम आए, ऐसे में समाजवादी पार्टी एक बड़ी पार्टी के रूप में निकलकर सामने आई थी। तो कहीं ना कहीं बीजेपी को जनता के सामने ये बताना है कि वो अभी भी उसी फॉर्म में है जिसमें पहले थी, यानी कि विधानसभा चुनावों में थी। क्योंकि बीजेपी ऐसी पार्टी है जो कि 2 बार लगातार उत्तर प्रदेश में अपनी जगह बनाने में कामयाब रही है। अब ऐसे में देखना होगा कि इस बार उपचुनावों में आखिर कौन सी पार्टी जीत हासिल करती है। मानवेंद्र हमारे साथ में जुड़े हैं ज्यादा जानकारी के साथ में प्रयागराज से। मानवेंद्र, विधानसभा चुनावों के लिए प्रचार प्रसार हो रहा था, लेकिन इसके साथ ही यहाँ पर उत्तर प्रदेश की 9 सीट, उत्तराखंड की 1 सीट, इसके लिए हमने देखा कि सभी पार्टियों ने पूरा दम लगा दिया है। हम आज की बात करें तो कहां कहां क्या क्या तस्वीर देखने को मिली? जी देखिए, अगर आज की बात करें तो आज भी लगातार प्रचार जारी रहा। सपा सांसद धर्मेंद्र यादव प्रयागराज में थे, वो प्रचार कर रहे थे। बीजेपी के तमाम नेता और विधायक जो है वो लगातार प्रचार में जुटे हुए थे और सभी जो प्रत्याशी हैं, अगर फूलपुर विधानसभा की बात करें तो 12 प्रत्याशी कुल इस पे यहाँ पर खड़े हुए हैं। लेकिन जो मुख्य मुकाबला है वो बीजेपी, सपा और बीएसपी के बीच में एक तरह से कह सकते हैं त्रिकोणीय मुकाबले जैसी स्थिति है और जो प्रचार है वो थम चुका है, लेकिन जो ज़ोर आजमाइश है वो पूरी तरह से हुई। अब जनसंपर्क के जरिए लोगों से 1 to 1 मिल करके जो सभी प्रत्याशी हैं वो प्रचार करेंगे। लेकिन इस चुनाव की अगर हम बात करें तो हमने देखा कि इस चुनाव में अखिलेश यादव यहाँ पर आए, उन्होंने सभा की। 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उस क्षेत्र में पहुँचे थे, सभा की थी जहाँ पर चुनाव होना है। इसके अलावा डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को प्रभारी बनाया गया था, तो केशव प्रसाद मौर्य भी लगातार कई दिन तक यहीं पर डटे रहे और उन्होंने एक तरह से जो है पूरा जोर लगाया है। बीजेपी के तमाम नेता मंत्री और जो जिनको जिम्मेदारी दी गई थी वो गांव-गांव, गली-गली घूमते दिखाई दिए। यही स्थिति समाजवादी पार्टी की रही और जिस तरह से ये पूरा चुनाव है बेहद ही नज़दीकी चुनाव है और कांटे की टक्कर एक तरह से कह सकते हैं। क्योंकि फूलपुर की अगर हम बात करें तो 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें बीजेपी इस सीट पर 18,000 वोट से जो है वो पिछड़ी थी। हालांकि 2022 में बीजेपी ने यहाँ पर जो है जीत दर्ज की थी और दीपक पटेल जो है वो बीजेपी के उम्मीदवार बनाए गए हैं। दीपक पटेल पूर्व सांसद केशरी देवी पटेल के बेटे हैं। मुश्तबा सिद्दीकी जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं वो 22 में हारे थे और वो पहले भी 3 बार विधायक रह चुके हैं, 2 बार सपा से, 1 बार बसपा से। लेकिन इस बार सपा से चुनाव मैदान में फिर से उन पर भरोसा जताया था पार्टी ने 22 में हार के बाद भी। तो उनका मानना है कि जो 24 की स्थिति थी वही स्थिति है। लेकिन जो बीजेपी के नेता हैं वो यही कह रहे थे कि अब तक जो 2024 के लोकसभा चुनाव से लेकर
अब तक गंगा में बहुत पानी बह चुका है और तस्वीर काफ़ी हद तक बदल चुकी है। तो गली गली प्रचार का दौर शुरू हो गया। गली गली गांव-गांव बीजेपी के नेता मंत्रियों को भटकते देखा, समाजवादी पार्टी के नेताओं को भटकते देखा। इसी विधानसभा सीट पर अखिलेश यादव पहुंचे। उन्होंने छात्रों का जो आंदोलन चल रहा था उसका मुद्दा भी उठाया, उसको भी चुनाव में उठाने की कोशिश की। हालांकि बाद में उसका जो उसका समापन हुआ बहुत सफलतापूर्वक बीजेपी ने उसको। मैं आपके पास लौटूंगी। हमारे साथ में कानपुर से श्याम तिवारी भी जुड़े हुए हैं। श्याम तिवारी, अगर हम यहाँ सीट की बात करें तो जाहिर तौर पर सीसामऊ सीट एक ऐसी सीट है जो कि बड़ी चुनौती है बीजेपी के लिए। किस तरह का प्रचार प्रसार देखा गया, क्योंकि आज से तो देखिए अब प्रचार प्रसार थम चुका है, इंतजार मतदान के दिन का है। बिल्कुल, प्रचार प्रसार थम चुका है और मतदान के दिन का इंतजार है। लेकिन इस दौरान दोनों ही पार्टियों ने, सपा और बीजेपी ने जमकर जोर आजमाइश की है, क्योंकि ये सीट ऐसी थी जितनी नौ सीटों पे चुनाव हो रहा है। ये एक ऐसी सीट थी जहां पर जो मौजूदा विधायक थे उनके जेल जाने, उन्हें सजा होने के बाद ये सीट खाली हुई थी। तो ऐसे में बीजेपी, क्योंकि 22 सालों से यहाँ पर जीत हासिल नहीं कर सकी थी, जैसे ही इरफान सोलंकी को सजा हुई थी उसके बाद से ही बीजेपी ने इस सीट पर तैयारी करना शुरू कर दिया था। मोदी लहर की बात की जाए या तमाम दूसरी लहर जो आई, उस दौरान भी यहाँ पर समाजवादी पार्टी जीतती हुई आई। ऐसे में बीजेपी ने अपने लिए यहाँ पर एक मौका देखा है और इसके बाद जैसे ही इरफान सोलंकी को सजा का ऐलान हुआ, बीजेपी ने बूथ स्तर पर तैयारियां करना शुरू कर दिया था। सरकार के सबसे वरिष्ठ मंत्री सुरेश खन्ना को यहाँ का प्रभार दिया गया। सुरेश खन्ना यहाँ पर लगातार प्रवास करते रहे, तमाम लोगों के बीच में जाते रहे। और अब जब सुरेश खन्ना से बात हो रही है तो उनका कहना यह है कि वो 3-4 महीने पहले जब कानपुर आए थे, वे लोगों के पास जाते थे, गली मोहल्लों में जाते थे, लोगों से वोट के लिए कहते थे, तो लोग कहते थे देखेंगे। लेकिन उनका कहना यह है कि अब जब वो लोगों के पास जा रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि मंत्री जी आप जाइए, हम वोट आपको ही देंगे। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने इस सीट को बरकरार रखने के लिए पूरा जोर लगाया है। आपको बता दें कि चाहे अखिलेश यादव हो, शिवपाल यादव हो, डिम्पल यादव हो या फिर इसके अलावा इकरा हसन हो या फिर रागिनी सोनकर हो, लगातार यहाँ पर समाजवादी पार्टी के नेताओं का आना बना रहा और उन्होंने यहाँ पर कैंप करके कई सभाएं की हैं। आज की ही बात कर ली जाए तो बीजेपी की ओर से जहाँ रवि किशन ने रोड शो किया, बड़ी संख्या में उसमें लोग जुटे, वहीं दूसरी तरफ डिम्पल यादव ने रोड शो किया, उसमें भी भारी जन सैलाब उमड़ा और तमाम तरीके की जो कलर है वो इस चुनाव में देखने को मिल रहे हैं। एक तरफ बीजेपी की सभाओं में भीड़ उमड़ रही है तो वहीं समाजवादी पार्टी के नेताओं को देखने सुनने के लिए भी बड़ी संख्या में भीड़ पहुंच रहे हैं। ये आपको बता दें कि सुरेश अवस्थी इरफान सोलंकी के मुकाबले में 2017 का चुनाव लड़े थे और महज 5000 वोटों से उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। 2022 के चुनाव में वो नहीं लड़े, लेकिन 2024 में जब उपचुनाव हो रहा है तो वो एक बार फिर से समाजवादी पार्टी के सामने सुरेश अवस्थी चुनौती के बन करके खड़े हुए हैं, क्योंकि 5000 का अंतर था उस बार। और इस बार क्योंकि इरफान सोलंकी मैदान में नहीं है, उनकी पत्नी नसीम सोलंकी मैदान में है। हालांकि तमाम लोगों का कहना ये भी है कि नसीम सोलंकी क्योंकि जनता के बीच में जा रही हैं और सहानुभूति मांग रही हैं, वो कह रही हैं कि उनके पति के साथ सरकार ने गलत किया है, उन्हें जेल में डाला गया गलत तरीके से। यही वजह है कि वो लोगों के बीच में जाती है और कई बार सभा के बीच में रोने भी लगती हैं। तो एक तरफ सहानुभूति की बात हो रही है, वहीं दूसरी तरफ डेवलपमेंट की बात हो रही है। बीजेपी का कहना ये है कि पिछले 12-15 सालों में आपके पास में अवनीश मिश्रा जुड़े हुए हैं मैनपुरी से हमारे साथ। करहल की अगर हम बात करें, चलिए थोड़ी देर में हमारे साथ अवनीश जुड़ेंगे, लेकिन इससे पहले हम सीधा अब रुक करेंगे अलीगढ़ का। अलीगढ़ की खैर सिर धीरेन्द्र, क्या कुछ तैयारी रही है तमाम पार्टियों की? देखिए, खैर विधानसभा जिस तरह से देखिए 2017 में यहाँ देखिए भारतीय जनता पार्टी के पास थी इस सीट पर, देखिए 22 में फिर देखिए बीजेपी का यहाँ देखिए दोबारा जो कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के जो है अनूप प्रधान ने सीट को जीता 2022 में। इसके बाद देखिए जो अनूप प्रधान जो है यहाँ से देखिए हाथरस के सांसद के लिए चुनाव लड़े और वहां से चुनाव जीते तो सीट खाली हुई। इस पर देखिए जो कहेंगे देखिए जो भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता थे किशन लाल दिलेर, जो कई बार सांसद रहे और कई बार विधायक रहे और कहीं जो है मतलब उनका पौत्र जो है वो यहाँ पे जो है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सुरेश दिलेर को यहाँ पर प्रत्याशी बनाए गए। वहीं देखिए साथ ही देखिए समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी चारू
कैन को बनाया गया, तो वहीं बीएसपी के द्वारा भी देखिए डॉक्टर पहल सिंह को यहाँ मैदान में उतारा गया। अब देखिए मैं आपको बताऊंगा जिस तरह से देखिए जो है कहीं कह सकते हैं कि इस सीट को कहीं न कहीं जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए ये सीट बड़ी प्रसन्नता का सवाल बन गई है, क्योंकि मुख्यमंत्री के यहाँ पे देखिए जो कहीं कहीं जो कह सकते हैं हफ्ते के अंदर जो है दूसरी बार उनके द्वारा यहाँ पे भर्ती की गई। और देखिए यहाँ पे वहीं देखिए समाजवादी पार्टी के देखिए अखिलेश यादव के द्वारा भी एक प्रेस की गई, और उसके बाद की बात जो है जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उनके द्वारा, तो कहीं कह सकते हैं कि जिस तरह से जो है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो है जोड़ लिया है, वही देखिए बीजेपी के तमाम नेता के द्वारा देखिए जगह जगह देखिए जो है कई स्थानों पर रैलियां। ठीक है धीरेन्द्र, लौटूंगी। इसी बीच मैनपुरी का रुख करेंगे। अवनीश हमारे साथ में जुड़ गए हैं। अवनीश, अगर हम करहल सीट को देखें तो यादव वर्सेस यादव चुनाव हो रहा है और परिवार के ही लोगों को आपस में लड़ा दिया गया, ये यूं कहूं प्रत्याशी के तौर पर खड़ा कर दिया गया है। बड़ा दिलचस्प चुनाव करहल का है, सभी की नजरें इस सीट पर होने वाली हैं। तैयारियां कैसी रही है? खासकर कि बीजेपी के प्रचार प्रसार की बात करूं तो क्या तस्वीर देखने को मिली करहल में? यादव का देखा जा रहा है, एक तरफ फूफा तो एक तरफ भतीजा। हालांकि कहा जाए तो एक तरफ बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के दामाद, तो वहीं दूसरी तरफ स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के दामाद अंकेश यादव जो कि चुनाव मैदान में। हालांकि चुनाव जो है बड़ा दिलचस्प देखने को इस बार मिलेगा। हालांकि 5 बज गए हैं, चुनाव जम गया है। अभी 15 मिनट पहले ही समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी तेज प्रताप यादव चुनाव प्रचार खत्म करके अब घर पहुंच चुके हैं, तो वही 30 मिनट पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं अंकेश यादव, उन्होंने अपना चुनाव प्रचार थमने के बाद अपने अपने घर पहुंचे। हालांकि लगातार जो चुनाव है वो प्रचार खत्म हो गया है और जो लोग हैं वो 3 से 4 लोग जाके अब वोटों की अपील कर सकते हैं, लोगों से वोट मांग सकते हैं। हालांकि शासन की यही मानसिकता रहेगी कि लोग शांतिपूर्ण तरीके से जाए और लोगों को जाके वोटों की अपील करें। हालांकि चुनाव की अगर बात करें, करहल सीट जो है वो हॉट सीट कही जाती है, क्योंकि यही वजह है करहल सीट की हॉट सीट बन जाती है, क्योंकि कैफई परिवार के सामने ही भारतीय जनता पार्टी एक अलग चेहरे को उतारती है। और यही वजह है कि प्रत्याशी के सामने आने के बाद करहल का जो चुनाव है वो हॉट सीट कहा जाता है, चाहे वो मैनपुरी का चुनाव हो और चाहे वो करहल का चुनाव हो। क्योंकि इससे पहले जब चुनाव हुआ था यहाँ, तो अखिलेश यादव ने यहाँ चुनाव लड़ा था, उनके सामने भारतीय जनता पार्टी ने केंद्रीय मंत्री को एसपी सिंह बघेल उनको चुनाव मैदान में उतारा था। हालांकि केंद्रीय मंत्री को हार देखने पड़ी और अखिलेश यादव ने जीत का परचम लहरा के यहाँ से साइकिल चलाई थी। लेकिन उस बार दोबारा जो अखिलेश यादव ने सीट को छोड़ा, बच्चों से चुनाव लड़ा, वहां से वो सांसद हुए, करहल में चुनाव हुआ। उपचुनाव को देखते हुए यहाँ से अखिलेश यादव ने अपने भतीजे तेज प्रताप यादव को चुनाव मैदान में उतारा है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने काफी देरी के बाद अखिलेश यादव के ही पहलू ही माना जाए धर्मेंद्र अखिलेश यादव को टिकट देकर और मैदान में उतार दिया। हालांकि दोनों का चुनाव जो है बड़ा दिलचस्प है, मुकाबला बहुत बड़ा है। इस बार समाजवादी पार्टी करहल सीट पर अपना दांव जो भी साख है वो बचाना चाह रही है, लेकिन वही भारतीय जनता पार्टी का साफ कहना है इस करहल सीट पर काफी समय से कमल नहीं खिला, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सर पर कमल खिलाना चाह रही है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रचार की हम बात करें तो मुख्यमंत्री के अलावा ठीक है वो भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चुनाव मैदान में आए और उन्होंने यहाँ जनसभा को संबोधित किया। ठीक है अवनीश, और आपका ट्वीट बता रहा है कि यहाँ पर जो पार्टियों का प्रचार प्रसार रहा है वो भी ऐसे ही रहा है और जो जनता का जोश है वो भी ऐसा ही वोटिंग के लिए दिखाई दे, तो वाकई में ये अपने आप में एक बड़ी बात होगी। आप चोरों का बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे मुरादाबाद से बड़ी खबर, जहां पर बीजेपी प्रत्याशी का वीडियो वायरल हो रहा है और ठाकुर रामवीर सिंह को नोटों से भरे बक्से से तोला गया। बता दें आपको, मुस्लिम समुदाय ने बीजेपी प्रत्याशी को नोटों से तोला है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मुरादाबाद से ये बड़ी खबर है, जहां पर बीजेपी प्रत्याशी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बता दें आपको कि ठाकुर रामवीर सिंह को नोटों से भरे बक्से से तोला गया। मुस्लिम समुदाय ने बीजेपी प्रत्याशी को नोटों से तोला है। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आया है और जमकर वायरल हो रहा है। मुरादाबाद की तस्वीर है, बीजेपी प्रत्याशी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। ठाकुर रामवीर सिंह को नोटों से भरे बक्से से तोला गया। ये तस्वीरें मुरादाबाद की, जहां पर नोटों से भरे बक्से से बीजेपी प्रत्याशी को तोला गया। तो 5 किलो वजन है उसके अंदर, उसके भी कटेगा लगा रहे। हाँ। विधानसभा उपचुनाव को लेकर के बीजेपी सांसद रवि किशन ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अयोध्या में जो गलती हो गई है वह गलती यहां पर ना करें। वहीं कांग्रेस और अखिलेश यादव पर निशाना भी साधा है।
सांसद रवि किशन जी हमारे साथ मौजूद, उनसे बात करते हैं। भाई साहब ये बताइए, आप सीधे महाराष्ट्र से सीसामऊ विधानसभा में आए, क्या जरूरत पड़ गई? सीसामऊ इसलिए आए क्योंकि यहाँ जीत रहे हैं, एक आध चीज भी कमी ना रहे, हर हिंदू जाग गया। हमको आना था और जगाना था कि जो गलती हो गई अयोध्या में वो हिंदू ना करे, वो ब्राह्मण यादव पासी कुशवाहा मौर्य ना बने, वो सीधे जाए और अवस्थी जी को वोट करे, कमल के निशान को वोट करे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने हरियाणा में एक बात कही थी, बटोगे तो कटोगे, लेकिन ये नारा बन गया और नारा सभी जनसभा में सभी जगह पे दिखाई पड़ रहा है। कितना महत्वपूर्ण मान रहे हैं इन चुनावों में? भाई मैं महाराज जी ने क्या कहा था, पार्टीशन के बाद से ब्राह्मण से लेके नीचे की हर जात को अलग किया गया, हिंदुओं को अलग किया गया। महाराज जी का कहने का यही मतलब था। भाई सिंगल लकड़ी को हर आदमी काट देता है, जब गुच्छा बन के रहेगा नहीं काटेगा। विकास भी हो रहा है, दूसरा समुदाय बढ़ता नहीं है, यही समुदाय क्यों बढ़ता है? उनके कहने का मतलब ये था। मतलब ये था, मतलब कारगर साबित हो रहा नारा, ये कारगर साबित हो रहा नारा, ये जीत रहे हैं हम लोग। कमल यहाँ खिल रहा है, इतिहास होने जा रहा है सीसामऊ में, देख लीजिएगा आप। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं कि बीजेपी आरएसएस विषधर सांप की तरीके इन्हें कुचल देना चाहिए। उम्र है, हरियाणा हारने के बाद कांग्रेस पागल हो चुकी है, उनका दिमागी संतुलन सबका बिगड़ चुका है। वो लोगों ने सोचा नहीं था यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के विकास की नीतियां, उनकी योजनाएं, पूज्य महाराज जी की डबल इंजन की योजनाएं, निस्वार्थ संतों के साथ ये लोग लड़ने जा रहे थे, जो लोग ने इतने साल देश को लूटा है। तो निस्वार्थ संत जो राष्ट्र धर्म को अपनाते हैं, उनसे आप कैसे लड़ पाओगे? अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि बीजेपी नहीं लड़ रही चुनाव, सरकार लड़ रही है। देखिए, जब हार दिखाई देती है तो ऐसे ही आदमी उलूल जुलूल बोलते हैं। उनको 27 भी हारा हुआ दिखाई दे रहा है। ये माहौल जो देख रहे हैं, ये उत्साह, ये कोई भाड़े की भीड़, ये जनता, ये कार्यकर्ताओं में एक एक आदमी में उत्साह है। सीसामऊ को जिताना है। हार को कांग्रेस पचा नहीं पा रही है और कांग्रेस के तमाम नेताओं का मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है। वीडियो चंद्र सिंह के साथ श्याम तिवारी, न्यूज स्टेट कानपुर। कानपुर पहुंचे बीजेपी के पूर्व सांसद सुब्रत पाठक ने अखिलेश यादव और राहुल गांधी पर जुबानी हमला बोला। सुब्रत पाठक एसपी को परिवारवादी पार्टी बताते हुए कहा कि राहुल गांधी चाहते हैं कि देश में लोग बटे रहें। उम्मीद हमारी एक ही है कि इस बार बटना नहीं है और एक रह के सेफ रहना है, और जो माहौल देश का है उसमें मुझे लगता है कि लोगों ने भी तय कर लिया इस बार बटेंगे नहीं। देखो, अब वो डिम्पल आए, अखिलेश आए, शिवपाल आए, रामगोपाल आए, बात तो एक ही है। तो परिवारवादी लोग हैं, उतने ही लोग हैं, उतने ही प्रचारक हैं जितने परिवार में लोग हैं। राहुल गांधी तो चाहते ही यही है कि ये देश में लोग बटे रहें और उसका लाभ उनको मिले। अखिलेश यादव 2024 के लोकसभा के चुनाव से पहले उनको सपने आते थे मुख्यमंत्री बनने के, लेकिन अब उनको दौड़े पड़ने लगे हैं। मैनपुरी पहुंचे बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने विपक्ष पर जोरदार हमला बोला और साक्षी महाराज ने मल्लिकार्जुन खड़गे के बीजेपी को जहरीला सांप वाले बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। करहल के बारे में लोगों का सोचना क्या, लेकिन ऐसा तुर्प का पत्ता फेंका है अब की का भारतीय जनता पार्टी ने कि पीडीए के पास, अखिलेश के पास कोई रास्ता नहीं रह गया है। जो स्वयं जहरीले सांप हैं, जिन्होंने देश के टुकड़े करवाए, जिन्होंने पाकिस्तान बनवाया, ऐसे लोग जिनकी देन कश्मीर था, और आज भारतीय जनता पार्टी कारण तो बांग्लादेश में हिंदू बच गया। तो ये जितने भी विपक्ष के लोग हैं, चाहे पीडीए हो, चाहे एंटी गठबंधन हो, ये सारे के सारे राष्ट्र विरोधी हैं, राम विरोधी हैं, धर्म विरोधी हैं,